नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश एवं भारत की संपूर्ण जनगणना जो 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित होगी। अगर आप यूपीपीएससी के माध्यम से आरओ या यूपीपीएससी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके इस वीडियो से 5 से 6 प्रश्न आपके कंप्लीट देखने को मिलेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 5 से 6 प्रश्न आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। इसका जो कंटेंट है वो हमने केवल परीक्षावाणी और राकेश सारस्वत की जो बुक आती है यूपी की, उन दोनों से मिलाकर हमने इसमें कंटेंट ऐड किया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए मित्रों, आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। एक ही वीडियो में हम भारत एवं उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनगणना को समाप्त करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आइए देखिए किस तरीके से प्रश्नों को डिजाइन किया गया, एक एक करके बहुत अच्छी कंटेंट के माध्यम से हम इसको समझेंगे। और किसी भी प्रकार का कोई अगर आपको डाउट रहता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट आप अवश्य कीजिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर बात की है इतिहास की जनगणना की, यानी जो जनगणना का इतिहास है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, इसके साथ हमें सबसे पहले भारत में कहाँ देखने को मिलते हैं। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम था आईने अकबरी। और आईने अकबरी का जो लेखन कार्य हुआ था वो 1595 से 1596 के बीच हुआ था। और इसी में सबसे पहले जनगणना का उल्लेख हमें देखने को मिला। तो जब आपसे से प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले भारत में जनगणना के आंकड़े हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो आईने अकबरी में देखने को मिलते हैं। और ये कृति किसकी है, तो ये कृति आपकी अबुल फजल की। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद हम देखेंगे कि सर्वप्रथम जो जनगणना कराई गई थी पूरे वर्ल्ड में, वो आपकी कराई गई थी कहाँ पर, स्वीडन में। और स्वीडन में जनगणना हुई थी आपकी 1749। उसके बाद दशकीय जनगणना की अगर बात की जाएगी तो इस जनगणना का जो कार्य था वो आपके 1994 के आसपास आपको अमेरिका में देखने को मिला। सॉरी, 1894 के आसपास बात हो रही है दशकीय जनगणना की। उसके बाद आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो ब्रिटिश भारत में पहली जो जनगणना हुई थी, ब्रिटिश भारत के अर्थात भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। और उस समय भारत का जो वायसराय या जिसको गवर्नर जनरल कहते हैं वो लॉर्ड मेयो थे। तो जब आपसे प्रश्न बने कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे 1872 में हुई थी। और उस समय साम्राज्य कौन था या शासक कौन था, याद रखेंगे लॉर्ड मेयो उस समय आपके गवर्नर या वायसराय थे। अब उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर नियमित जनगणना की। तो दोस्तों भारत में जो नियमित जनगणना हुई थी वो आपकी 1881 में हुई थी। और उस समय यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था लॉर्ड रिपन। तो दोनों प्रश्न आप याद रखेंगे। एक तो प्रश्न आपको याद रखना है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। फिर नियमित जनगणना जिसे हम दशकीय जनगणना कहते हैं, ये 1881 में हुई। और उस समय जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड रिपन। तो ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप दोनों को याद रखेंगे। आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो आप यह समझेंगे कि 1872 से लेकर 2011 तक, अभी तक, यानी पहली जो जनगणना हुई थी 1872 में हुई। और 2011 में जो जनगणना हुई वो हमारी 15वें क्रम की हुई। यानी कुल कितनी जनगणना भारत में हो चुकी है, तो 15 जनगणनाएं हो चुकी है। अब बात करेंगे आजादी के बाद, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी जनगणना हो चुकी है, तो मित्रों आपकी स्वतंत्रता के बाद भारत में 7 जनगणनाएं हो चुकी है। अब हम बात करेंगे पूरे विश्व में का जो भारत का क्षेत्रफल है वो पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। वहीं अगर जनगणना की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड की 17.5% जनगणना भारत में निवास करती है। तो एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है और वर्ल्ड में नंबर 1 पर है जनसंख्या के मामले में हमारा इंडिया। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो जनसंख्या में प्रथम स्थान पर कौन आ गया है, तो सभी को पता है अभी भारत आ गया है। और दूसरे स्थान पर चीन को ढकेल दिया गया। हालांकि पहले आपका चीन आता था और अभी हाल ही में जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले आंकड़े थे और हमने चीन को पराजित कर खुद को अपने पहले स्थान पर हमने अपने को स्थापित किया है। अब यहाँ पर बात करेंगे 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर, तो दशकीय वृद्धि की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 17.7 भारत की दशकीय वृद्धि रही है। और वार्षिक वृद्धि की बात की जाए तो यहाँ पर 1.64% वार्षिक वृद्धि रही है। वहीं थोड़ा आगे और बढ़ते हैं तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्टरों को यहाँ पर देखेंगे कि 2011 से लेकर 2021 की जो जनगणना हुई है 10 वर्ष वाली, क्योंकि हमारे देश में जो जनगणना होती है वो 10 वर्ष बाद होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 1911 से लेकर 1921 की जो जनगणना हुई थी उसमें हमें कमी देखने को मिली। और कमी कितनी आई, तो 0.31% की कमी देखने को मिली, माइनस में। ठीक है, और 1921 की जनगणना को महाविभाजन वर्ष कहा गया है। यानी 1921 की जनगणना के बाद कभी भी भारत में जनसंख्या में कमी नहीं आई और यहाँ से जनसंख्या दिन ब दिन वृद्धि करती चली गई। अब एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि जनगणना में सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष हुई, याद रखेंगे 1961 से 1971 के बीच का जो 10 वर्ष का समय था इसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई। और वृद्धि कितने परसेंट दर्ज की गई, तो आप याद रखेंगे 24.80% की वृद्धि हमने यहाँ पर दर्ज की थी। आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो 2011 की जनगणना का जो नारा था वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। याद रखेंगे 2011 की जनगणना का जो नारा था साथियों वो था
हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न हो जाएगा। ये एक छोटा सा इतिहास था 2011 की जनगणना का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपोर्टेंट और पॉइंट है कि जनगणना 1948 एक्ट के तहत कराई जाती है। कराने का जो दायित्व भारत सरकार को है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दर वाले दो जिलों की अगर बात की जाए, यानी जिनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो एक था आपका कुरंगकुल में और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में था, दूसरा आपका यमन और ये आपके पुदुचेरी में था। तो जब आपसे प्रश्न बने कि 2011 की जनगणना में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले जिलों के नाम बताइए, तो आप दोनों के नाम बता देंगे। पहला आपका कुरंगकुले अरुणाचल प्रदेश का और दूसरा जो आपका हो जाएगा वो यमन हो जाएगा और ये आपका पुदुचेरी का हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक तरफ देखिए मैंने जो लिखे, ये आपके क्षेत्रफल के आधार पर राज्य हैं और ये आपके जनसंख्या के आधार पर राज्य हैं। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल में दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की स्थिति चौथे नंबर पर है। तो जहां एरिया में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आ रहा है, वहीं जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, बिहार तीसरे स्थान पर और पश्चिम बंगाल आपका चौथे स्थान पर है। तो ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपके 4 राज्य दिए गए जिनको आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये आपके क्षेत्रफल के हिसाब से 4 राज्य दिए गए। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि जनसंख्या में सबसे कम जो राज्य है या जिस राज्य की सबसे कम जनसंख्या है वो आपका सिक्किम हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली की हो जाएगी। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जिसमें जनसंख्या सबसे कम है वो लक्षद्वीप हो जाएगा। अब आगे हम बात करेंगे लिंगानुपात को लेकर। तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपके केरल राज्य का है और कितना केरल राज्य का लिंगानुपात है, तो याद रखेंगे केरल राज्य का लिंगानुपात आपका 1084 है। वही न्यूनतम लिंगानुपात की बात की जाए तो ये मित्रों कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न कि सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है और 879 हरियाणा का लिंगानुपात है। अगले बात करेंगे आगे प्रश्नों की तरफ, तो आप यहाँ देखेंगे इस सर्वाधिक संघ राज्य क्षेत्रों की बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश की, तो पांडिचेरी का हो जाएगा लिंगानुपात जहां पर 1037 लिंगानुपात है। न्यूनतम लिंगानुपात की बात की जाए केंद्र शासित प्रदेशों में तो दमन द्वीप का हो जाएगा जहां पर 618 है। अब बात आएगी कि लिंगानुपात होता क्या है, तो आइए थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि लिंगानुपात होता क्या है। लिंगानुपात का अर्थ होता है, यहाँ पर देखिए मिस्टेक से लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत है, ये दोनों चीजें गलत। अब यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ देखेंगे महिलाओं की जनसंख्या यानी महिला बट्टे पुरुष 1000 पुरुष, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं होती है, इसको हम लिंगानुपात कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिया गया, देखिए आइए हम यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले दिया कि सर्वाधिक लिंगानुपात, तो केरल में 1084 महिलाएं हैं और पुरुषों की संख्या कितनी होगी, 1000 पुरुष होंगे। इसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पर दमन द्वीप की, तो यहाँ पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं होंगी, तो 618 महिलाएं होंगी। यानी जिन राज्यों का लिंगानुपात कम होता है वहां पर महिलाओं की जनसंख्या कम होती है, जहां पर लिंगानुपात ज्यादा होगा तो वहां पर महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा होगी। तो आप लिंगानुपात समझ चुके हैं। अब आइए हम भारत के लिंगानुपात पर नजर डालते हैं, ठीक है। ये थोड़ा पॉइंट मिस्टेक था। भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943 है और 1000 व्यक्तियों पर होगा यहाँ पर, ठीक है। 1000 व्यक्तियों पर महिलाओं की जनसंख्या 943 है। तो इसी वजह से भारत में आप देखोगे लिंगानुपात भारत का थोड़ा कम है। अब यहाँ पर देखेंगे शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्य, यानी भारत के सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से, उनको हम समझेंगे। तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है भारत में वो आपके केरल राज्य का, और केरल राज्य का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 1084, यानी यहाँ पर 1000 पुरुष होंगे केरल में, तो 84 महिला वहां पर एक्स्ट्रा होंगी पुरुषों से। दूसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु आता है लिंगानुपात में, जिसका लिंगानुपात है 996। तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश लिंगानुपात की बात की जाए तो 993 और छत्तीसगढ़ आपका फोर्थ स्थान पर आता है जिसका लिंगानुपात 991 हो जाएगा। तो ये शीर्ष 4 लिंगानुपात वाले आपके राज्य हो जाएंगे। थोड़ा आगे बात करेंगे तो न्यूनतम लिंगानुपात वाली बात करेंगे जहां पर सबसे कम लिंगानुपात है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं एक करके। जैसे हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा का देखा 879 हो जाएगा। दूसरे नंबर पर लिंगानुपात जिसका कम है वो आपका जम्मू कश्मीर, और यहाँ का जो लिंगानुपात है वो 889 हो जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर बात करेंगे तो सिक्किम का है जिसका लिंगानुपात 890 हो जाएगा। तो ये तीन स्टेट थे जहां पर लिंगानुपात न्यूनतम है। तो हमने हाईएस्ट वाला देखा और न्यूनतम वाला देखा। आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे शीर्ष लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा आपका पुदुचेरी का है जिसका 1037 है, और दूसरे नंबर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लक्षद्वीप का है जिसका 946 है। अब वहीं अगर हम बात करें न्यूनतम की, ठीक है, तो आप न्यूनतम का कमेंट करके बताएंगे किसका है। तो अभी हमने देखा दमन और दीव का था। अब यहाँ पर बात करेंगे शीर्ष जिलों की, तो जिलों में अगर सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसी जिले का है तो वो आपके माहे, और माहे कहाँ पड़ता है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि माहे वर्तमान में कौन से राज्य का हिस्सा है, ठीक है। बहुत सिंपल प्रश्न, आप बताएंगे कौन से राज्य का हिस्सा है।
अल्मोड़ा कहाँ पर पड़ता है? तो अल्मोड़ा सभी को पता है भाई, कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, जिसका लिंगानुपात 1139 है। तो आप कमेंट करके बताएंगे माहे कौन से राज्य का हिस्सा है। आगे बात करेंगे साक्षरता की। तो सबसे पहले साक्षरता समझेंगे क्या होता है। यहाँ पर होता है पढ़े लिखे व्यक्ति, वो व्यक्ति जिनकी उम्र 7 वर्ष से अधिक हो। कितने वर्ष से? 7 वर्ष से अधिक हो और पढ़ना लिखना जानते हो, उनको हम साक्षर श्रेणी में रखते हैं। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि साक्षर भारत में कितने % है। तो दोस्तों जब देश आजाद हुआ था तो उस समय जो पहली जनगणना हुई थी देश आजादी के बाद वो थी 1951 की, और उस समय देश की जो स्थिति थी वो थी 18.33%, यानी देश में साक्षरता दर कितनी थी? 18.33%। अब हम बात करेंगे 2011 की। तो 1951 से लेकर 2011 तक हमने जो सफर तय किया, इसमें जो हमने वृद्धि दर्ज की है साक्षरता में, वो हमने 73% दर्ज कर ली। तो वर्तमान में भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 73% है। और आजादी के समय या फिर जब पहली जनगणना हुई थी स्वतंत्र भारत की, उस समय भारत की साक्षरता दर कितने % थी? तो 18.3% थी। अब वहीं अगर हम बात करें कि 73% हमारी कुल साक्षरता दर है, तो इसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो याद रखेंगे 80.9% पुरुष साक्षरता है, और महिला साक्षरता की अगर बात की जाए तो 64.6% महिला साक्षरता है। तो ये तीनों ही साक्षरता आपको याद रखनी है कि 2011 के आंकड़ों के आधार पर भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो आप याद रखेंगे भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73%। पुरुष साक्षरता दर तो आप याद रखें लगभग 81% यानी 80.9%, और महिला साक्षरता दर 64.6%। तो ये तीनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे शीर्ष साक्षरता दर वाले राज्यों की, यानी भारत के वो राज्य जिनकी साक्षरता दर सबसे अच्छी है। तो जैसे नंबर 1 पर आप देखेंगे केरल है। केरल की साक्षरता दर पूरे भारत में सबसे अच्छी है, और लिंगानुपात के मामले में भी केरल नंबर 1 पर है। मिजोरम हमारा दूसरे नंबर पर आता है साक्षरता में, गोवा तीसरे स्थान पर आता है, उत्तर प्रदेश को हमने चौथे स्थान पर रखा है साक्षरता के मामले में। तो आप इन तीनों चारों राज्यों को याद रखेंगे। कभी कभी आपसे यहाँ से कई प्रकार से प्रश्न पूछ लेता घुमा घुमा के। आगे बात करेंगे न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों राज्यों की, जिनमें सबसे कम साक्षरता आपकी बिहार में देखने को मिलेगी। उसी के बाद दूसरे स्थान पर आपको अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर आपका राजस्थान, और चौथे स्थान पर आपका झारखंड आता है। तो इन राज्यों की साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है, और हाईएस्ट वाले भी आपने देखे थे। अब हम बात करेंगे शेष साक्षरता दर वाले जिले जिनकी सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। तो उनमें आपका एक होता है सरचिप जो मिजोरम में पड़ता है, और दूसरा आपका अजावल, ये भी मिजोरम में पड़ता है। तो जिलों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर आपकी इन दो जिलों की है। वहीं अगर बात करें सर्वाधिक संघ राज्यों की यानी केंद्र शासित प्रदेशों की, तो सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की साक्षरता दर है, और वही न्यूनतम की बात करें तो दादर नागर हवेली हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे जनघनत्व की। तो जनघनत्व क्या होता है? तो जनघनत्व आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में, यानी इस एरिया में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जनघनत्व कहते हैं। ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उसको हम जनघनत्व कहते हैं। यहाँ पर 2011 के आंकड़ों के आधार पर जब हम देखें तो जो भारत का जो जनघनत्व वो कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर के एरिया इस तरीके से, और इस तरीके से जब आप खींचेंगे तो इस एरिया में कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं, इस एरिया में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो पूरे भारत का क्षेत्रफल निकाला जाए और उस क्षेत्रफल में भारत की जनसंख्या का भाग दिया जाए तो निकलेगा कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से निवास करते हैं। तो ये आपका जनघनत्व हो गया। अब बात करेंगे सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्यों की, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। मैं अभी आपके सामने इसके बाद पीवाईक्यू लेकर आऊंगा जो यूपीपीसीएस और आरओ में जनसंख्या से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे पहला राज्य हमारा जिसका जनघनत्व सबसे ज्यादा है वो आपका बिहार। दूसरे स्थान पर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, जिसका जनघनत्व आप देखेंगे तो 1028 है, और बिहार का 1106 है। देखिए जितनी एरिया में भारत के लोग रहते हैं, बिहार में कितने रहते हैं उतनी ही जगह में 1106 लोग रहते हैं। तीसरे नंबर पर आपका केरल आता है, और चौथे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश आता है। तो आपको देखो एक तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व याद रखना है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और एक तो आपको भारत का जनघनत्व याद रखना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दोनों ही जनघनत्व आपको याद रखने हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्यों को देखेंगे, जिनमें सबसे नंबर 1 पर आता है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश का कितना जनघनत्व तो आप देखेंगे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार में कितना था? 107 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, और उतनी ही जगह में अरुणाचल प्रदेश में मात्र 107 व्यक्ति निवास करते हैं। दूसरे नंबर की अगर बात करें, नंबर 1 पर अरुणाचल प्रदेश है, नंबर 2 पर आपका मिजोरम हो जाएगा, नंबर 3 पर आपका सिक्किम, और नंबर 4 पर आपका अरुणाचल प्रदेश। तो चारों के चारों राज्य आपके पूर्वोत्तर भारत के जहाँ का जनघनत्व सबसे न्यूनतम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे दिल्ली का।
अब यहाँ पर दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हो तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि दिल्ली का जो जनघनत्व वो कितना है। याद रखेंगे दिल्ली का जनघनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी जितने एरिया में भारत में निवास करते हैं व्यक्ति वो आपके कितने निवास करते हैं 382। वहीं अगर हम बात करें बिहार में तो बिहार में निवास करते हैं उतनी ही जगह में 1107 और दिल्ली में बात करें तो उतनी ही जगह में कितने निवास करते हैं 11,320 और अरुणाचल प्रदेश में उतनी ही जगह में निवास करते हैं मात्र 17 व्यक्ति। तो इसी प्रकार आपको सभी जनघनत्व याद रखने कि कौन से का कितना जनघनत्व है। आगे हम बात करेंगे अनुसूचित जाति की जनगणना जिसे हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, जिसे हम एससी कैंडिडेट कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने एससी कैंडिडेट की जनगणना की तरफ। आपके सामने अब देखेंगे हम एससी यानी अनुसूचित जाति की जनगणना को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले कि अनुसूचित जो जाति है जो शब्द है वो आपको आर्टिकल 341 में उल्लेखित किया गया। यहाँ पर कहा गया है कि आर्टिकल जो 341 है उसमें अनुसूचित जाति का उल्लेख है। अनुसूचित जाति की जो जनगणना है वो देश में कुल जनगणना का या कुल जनसंख्या का 16.6% हिस्सा है। यानी संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 16.6% एससी की जनसंख्या होती है। एससी का लिंगानुपात अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो 945 है और देश का लिंगानुपात अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कितना है। अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि देश का लिंगानुपात कितना है। अब यहाँ पर आपके सामने एससी का लिंगानुपात, ठीक है। आगे बात करेंगे शीर्ष वो राज्य जहाँ पर एससी कैंडिडेट सबसे ज्यादा निवास करते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या में एससी कैंडिडेट आपके उत्तर प्रदेश में, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पर बिहार और चौथे स्थान पर आपका तमिलनाडु है। तो ये वो राज्य हैं जहां पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति सबसे ज्यादा निवास करते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा रहते हैं। अब बात करेंगे सबसे कम यानी न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले लोग। तो सबसे कम आपको मिजोरम में देखने को मिलेंगे, नागालैंड और तीसरे नंबर पर आपका अरुणाचल प्रदेश। वहीं अगर आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग कहां पर रहते हैं, याद रखेंगे तब आपका आंसर हो जाएगा पंजाब, ठीक है। तब आंसर क्या हो जाएगा, तब आपका आंसर हो जाएगा पंजाब में निवास करते हैं। किसके आधार पर, परसेंट के आधार पर जनसंख्या के आधार पर आपसे पूछे तो उत्तर प्रदेश आपका नंबर 1 पर होगा। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब बात करेंगे अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति की बात करें तो देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, ये 8.6% हिस्सा अपना रखते हैं। किसमें, देश की आबादी में 8.6% अनुसूचित जाति के व्यक्ति। अब सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की बात की जाए तो सर्वाधिक इन लोगों की संख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है और मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 21.1% हिस्सेदारी देते हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या में। बात करेंगे आगे सर्वाधिक अनुसूचित जाति परसेंट के आधार पर, तो ये दोस्तों आपकी लक्षद्वीप में देखने को मिलेगी और लक्षद्वीप में आपकी जो जनसंख्या है वो आपकी लगभग 94% है, 98 नहीं होगा, यहाँ पर 94% होगा। तो लक्षद्वीप के 94% लोग कौन है, तो आप याद रखेंगे अनुसूचित जनजाति लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले लोग हैं। आगे बात करेंगे वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग नहीं पाए जाते। तो उनमें देखिए आपके पुडुचेरी है जिसे पांडिचेरी कहा जाता है, दूसरा आपका दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब। ये वो राज्य हैं जहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग नहीं पाए जाते। तो आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा राज्य है जहाँ पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या नहीं है, तो इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन हो सकता है। आगे बात करेंगे शेष अनुसूचित जनजाति वाले लोगों की जनसंख्या, यानी सर्वाधिक ये लोग किस किस राज्य में पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इनकी जनसंख्या है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर उड़ीसा और चौथे स्थान पर आपका राजस्थान। तो ये वो राज्य हैं जहां पर अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या सर्वाधिक है। आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे विकलांग जनसंख्या। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उस समय हमने विकलांग जनसंख्या भी या जनगणना भी कराई थी। तो यहाँ से हमें पता चला कि भारत की जो कुल आबादी है उसका 2.21% तो विकलांग जनसंख्या है। कितनी, 2.21% तो देश में विकलांग जनसंख्या है कुल आबादी का। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि विकलांगों की अधिकतम जनसंख्या कहाँ पर है, याद रखेंगे ग्रामीण इलाकों में ज्यादा पाई जाती है, यानी शहरी अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में विकलांगों की जनसंख्या सर्वाधिक है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उसमें कितने प्रकार के विकलांगों की बात को रखा गया था। तो दोस्तों उसमें विकलांगों की श्रेणियों को 7 भागों में बांटा गया था, जिनमें पहले विकलांग थे आपके दृष्ट विकलांग जिनको आंख से दिखाई नहीं देता यानी देखने वाले विकलांग, दूसरे थे बोलने वाले यानी वॉक विकलांग, तीसरे थे आपके श्रवण विकलांग जो सुन नहीं सकते, चौथे थे आपके चल विकलांग जो चलने में दिक्कत आती थी जिन लोगों को, पांचवें नंबर पर थे मानसिक विकलांग यानी जो मानसिक बीमारियां दिमाग में होती हैं वो वाले, छठे नंबर पर थे मानसिक मंदता वाले और सातवें नंबर पर थे बहु विकलांग जिनमें कई सारे एक के साथ 2-3 विकलांगता वाले गुण होते हैं।
तो इसी प्रकार 2011 की जनगणना में कितनी विकलांग श्रेणियों को रखा गया था? तो 7 श्रेणियों में विकलांगों को रखा गया था। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ समझेंगे कि सर्वाधिक विकलांग जो पाए जाते हैं वो कौन सी श्रेणी के पाए जाते हैं? तो दृष्टि विकलांग पाए जाते हैं, यानी देखने में जिन लोगों को आंखों से समस्या होती है वो भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे सबसे कम हमारे देश में कौन से विकलांग है? तो श्रवण विकलांग, जो सुनने में कान वाली प्रॉब्लम हो वो सबसे कम पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा देखने वाली और सबसे कम सुनने वाले, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपके पूछ लेता है। अब बात करेंगे धर्म आधारित जनगणना। यहाँ दोस्तों हमारे देश में धर्म के आधार पर भी जनगणना हुई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम समझेंगे कि धर्म के आधार पर जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर। जब हम बात करें 2001 से 2011 के बीच, तो इसमें जो 10 की वृद्धि की गई थी उसमें हमने जो आंकड़े देखे थे वो चौंकाने वाले आंकड़े थे। आंकड़े क्या थे कि 10 की वृद्धि, यानी 2001 से लेकर 2011 के बीच जो 10 की वृद्धि की गई थी उसमें सर्वाधिक जो वृद्धि हुई थी वो हुई थी, देखिए आपके यहाँ पर नंबर 1 पर आपकी वृद्धि हुई थी मुस्लिम समुदाय में या मुस्लिम जनसंख्या में, और इसकी जनसंख्या में 24.6% की वृद्धि हुई थी। यानी जितनी जनसंख्या इनकी 2001 में थी और 2011 में आते आते इन्होंने अपनी जनसंख्या में 24.6% की वृद्धि कर ली। अब दूसरे नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर हिंदू जनसंख्या थी, जिनकी जनसंख्या 2001 में जितनी थी उतनी ही जनसंख्या में इन्होंने 16.8% की वृद्धि की। तीसरे नंबर पर आपके मुस्लिम समुदाय वाले, यानी सॉरी यहाँ पर ये मुस्लिम नहीं होगा, यहाँ पर ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर ईसाई होगा, तीसरे नंबर पर ईसाई होगा, सॉरी ठीक है ये गलत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिंगानुपात दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है कि सर्वाधिक वृद्धि किसकी हुई? मुस्लिम समुदाय में, और दूसरे नंबर पर हिंदू समुदाय में कितना कितना परसेंट वृद्धि हुई आपको याद रखना है। अब बात करेंगे मुस्लिम समुदाय का लिंगानुपात। तो इनका जो लिंगानुपात है 2011 के आंकड़ों के आधार पर वो है आपका 951। तो इन लिंगानुपात इनका देश के लिंगानुपात से काफी अच्छा है। बात करेंगे हिंदू समुदाय का, तो हिंदू समुदाय का लिंगानुपात 939 है। तो दोनों के लिंगानुपात याद रखने, इस्लाम वालों का लिंगानुपात कितना है, हिंदू का लिंगानुपात कितना है। वहीं अगर बात करें ईसाई धर्म का लिंगानुपात, तो ईसाई धर्म का लिंगानुपात सबसे अच्छा है और ये 1023 है इनका लिंगानुपात। यानी 1000 जब इनके यहाँ पुरुष होते हैं तो महिलाओं की जनसंख्या 1023 हो जाती है, यानी इनके यहाँ महिलाएं ज्यादा हैं, पुरुष कम है। वहीं अगर हिंदू धर्म में बात की जाती है, यहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा है, महिलाओं की जनसंख्या कम है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले, यानी भारत में जो धर्म है वो किस तरीके से जनसंख्या को बांटा गया है। तो भारत की जो 100% जनसंख्या होती है, यहाँ पर जो भी जनसंख्या है भारत में, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हिंदू की जनसंख्या कितनी है? तो आप देखेंगे हिंदू की जनसंख्या 79.8% है। वहीं अगर बात करें मुस्लिमों की जनसंख्या तो इनकी 14.2% है। ईसाइयों की जनसंख्या की बात की जाए तो भारत में इनकी 2.3% ईसाइयों की जनसंख्या है। सिख की बात की जाए तो 1.7% है। यानी जो 100% जनसंख्या होती है उसमें 80% आपकी लगभग हिंदू समुदाय का व्यक्ति रहता है, 14% प्लस आपका मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है, 2% से ज्यादा आपका ईसाई समुदाय का व्यक्ति है और 1% से ज्यादा आपका सिख समुदाय का व्यक्ति। तो ये मैंने चारों के ही आपके अनुपात के आधार पर या परसेंट के आधार पर मैंने इनको लिख दिया। आप इनको याद रखें कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में कौन से लोग रहते हैं। अब हम बात करेंगे हिंदू धर्म को लेकर, हम एक एक करके सभी समुदायों को पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर उठाया अपना हिंदू धर्म। ठीक है, अब बात करेंगे भारत की जनसंख्या में हिंदू धर्म का योगदान कितना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 79 पॉइंट, यानी 79.8%। हम कह सकते हैं कि 80% जनसंख्या भारत में हिंदू समुदाय की है। और हिंदू समुदाय का लिंगानुपात कितना है? तो अभी हमने ऊपर भी देखा था 939 हिंदू समुदाय का लिंगानुपात है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से राज्य जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में हिंदू समुदाय के लोग निवास करते हैं। तो नंबर 1 की बात की जाए तो नंबर 1 पर आपका हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या में 95.17% जनसंख्या हिंदू समुदाय की रहती है। यानी सर्वाधिक हिंदू कहाँ रहते हैं? याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में। दूसरे स्थान पर बात की जाती है यहाँ पर उड़ीसा है, यहाँ पर 93.63% लोग निवास करते हैं। वहीं तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और फोर्थ स्थान पर मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो ये चार वो स्टेट है जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में हिंदू समुदाय के व्यक्ति निवास करते हैं। अब बात करेंगे इस्लाम धर्म को लेकर या फिर मुस्लिम धर्म को लेकर। तो इनकी जनसंख्या भारत में कुल कितनी है? तो संपूर्ण जनसंख्या का 14.2% इनका एरिया या इनका जो जनसंख्या का वो रेशियो है वो। अब इनके लिंगानुपात की बात की जाए इस्लाम धर्म वालों की, तो इनका लिंगानुपात 951 हो जाएगा। अब बात करेंगे उन राज्यों की या उन स्टेट की जहां पर सर्वाधिक मात्रा में मुस्लिम आबादी निवास करती है। तो देखिए चाहे राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो यहाँ पर लक्षद्वीप में निवास करती है। दूसरे स्थान पर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा और तीसरे स्थान पर आपका आसाम हो जाएगा। तो ये तीन वो स्टेट है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में
मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति रहते हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ईसाई धर्म की बात करेंगे। ईसाई धर्म का जो भारत में योगदान है जनसंख्या में वो 2.1% है और इस मामले में ये तीसरे स्थान पर आता है। सबसे नंबर 1 पर आपके हिंदू, दूसरे नंबर पर मुस्लिम और तीसरे नंबर पर आपके ईसाई व्यक्ति आते हैं। लिंगानुपात की बात की जाए तो इनका लिंगानुपात कितना है? 1023 इनका लिंगानुपात है। अब सबसे ज्यादा ईसाई व्यक्ति कौन से राज्यों में निवास करते हैं? तो देखिए सर्वाधिक मात्रा में तो आपके नागालैंड में, दूसरे स्थान पर आपके मिजोरम में, तीसरे स्थान पर आपके मेघालय में, चौथे स्थान पर आपके मणिपुर में निवास करते हैं। तो ईसाई लोगों की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। जैसे कि आप देख चुके हैं, ये जो पूर्वोत्तर भारत के चार स्टेट है, इन राज्यों में ईसाई धर्म के व्यक्ति सबसे ज्यादा रहते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रामीण और शहरी जनसंख्या को लेकर। जी हाँ दोस्तों, भारत में 2 प्रकार की जनसंख्या रहती है। एक वो व्यक्ति जो शहर में निवास करते हैं और एक वो व्यक्ति जो गांव में बसते हैं। इसीलिए भारत को गांव का देश कहा गया है, क्योंकि भारत की जो कुल आबादी है यानी जो कुल जनसंख्या है वो आपकी 100% होती है। इसमें से शहरों की बात की जाए तो 31.1% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। वहीं अगर बात करें ग्रामीण की, तो ग्रामीण में ये जो रेशियो है आपका बढ़कर कितना हो जाता है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे, यही रेशियो बढ़कर आपका 68.9% हो जाता है। कहां पर? गाँव में। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसीलिए भारत को ग्रामीणों का देश कहा जाता है, ग्रामीण आबादी वाला देश कहा जाता है, क्योंकि ग्रामीण आबादी आपकी 68.9% निवास करती है। अब बात करेंगे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले कौन? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य, जिनमें नंबर 1 पर आपका सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश आता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या गांवों में निवास करती है, तो वो है आपके उत्तर प्रदेश में। दूसरे स्थान पर आपका बिहार हो जाएगा, तीसरे स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा और नंबर 4 पर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। तो ये वो राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। अब अगर हम बात करें परसेंट के आधार पर, तो परसेंट के आधार पर सर्वाधिक मात्रा में हिमाचल प्रदेश में, दूसरे स्थान पर बिहार में, तीसरे स्थान पर आसाम में और नंबर 4 पर आपकी उड़ीसा में निवास करती है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे यहाँ पर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य, यानी सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो देखिए सबसे कम आपके सिक्किम में, उसके बाद आपकी मिजोरम और उसके बाद आपकी गोवा में निवास करती है। ठीक है, अब बात करेंगे न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य, जहां पर नामात्र की जनसंख्या पाई जाती है परसेंट के आधार पर। तो नंबर 1 पर आपका हो जाएगा गोवा और नंबर 2 पर आपका हो जाएगा मिजोरम। ये दोनों के दोनों वो राज्य हैं जहां पर परसेंट के आधार पर बहुत कम व्यक्ति ग्रामीण पाए जाते हैं, सभी के सभी शहरी व्यक्ति पाए जाते हैं। अब बात करेंगे सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्य, जहाँ सर्वाधिक मात्रा में शहरी व्यक्ति रहते हैं। तो सब जब आपसे प्रश्न बने कि सर्वाधिक मात्रा में ग्रामीण लोग कौन से राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में, और सर्वाधिक शहरी लोग कौन से राज्य में, तो याद रखेंगे सर्वाधिक शहरी लोग आपके महाराष्ट्र राज्य में पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु और नंबर 4 पर आपका पश्चिम बंगाल पाया जाता है। तो ये वो राज्य हैं जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में शहरी लोग निवास करते हैं। अब हम बात करेंगे सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किसमें? परसेंट के आधार पर। तो परसेंट के आधार पर गोवा नंबर 1 पर है, मिजोरम नंबर 2 पर और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है। ये भी चीज हम ऊपर देख चुके हैं। अब यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है कि ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो भारत का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो 947 है और शहरी लिंगानुपात कितना है? तो 929 है। तो यहाँ पर भी आप डिफरेंट देख पा रहे हैं कि ग्रामीण लोगों का जो लिंगानुपात है काफी अच्छा है और वही शहरी लोगों के लिंगानुपात की बात करें तो थोड़ा लो लेवल पर है। अब बात करेंगे सर्वाधिक शहरी साक्षरता, यानी पढ़े लिखों की बात की जाएगी तो सर्वाधिक शहरी साक्षरता आपकी किसमें है? तो महाराष्ट्र में। और वहीं ग्रामीण साक्षरता की बात करें सर्वाधिक, तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। तो दोनों ही पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों को ही याद रखें। हमने भारत की जनसंख्या को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को लेकर। तो आइए मित्र अपने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 2011 की जब जनगणना हुई थी उस समय उत्तर प्रदेश में कितने जिले थे? तो उस समय जिलों की संख्या थी 71 और वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। कुल गांव की बात की जाएगी तो उस समय कुल गांव की संख्या 1.6 लाख थी, जो बढ़कर अभी वर्तमान में लगभग 1,62,हजार से ऊपर निकल चुकी है। ठीक है, तो इतने गांव हो चुके हैं। अब देखिए नवीनतम जनगणना आएगी तब हम उनको देखेंगे। अभी हमारे पास 2011 के आंकड़े हैं और आपके एग्जाम में 2011 के आंकड़ों से ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अब कुल जनसंख्या की बात की जाएगी तो कुल जनसंख्या कितनी है? तो आप देखेंगे 1998-21,341। ये जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। किसकी? उत्तर प्रदेश की। अब उत्तर प्रदेश की आबादी देश की आबादी में कितने परसेंट योगदान देती है? तो 16.6% या कहीं कहीं 5% आप देखेंगे 16.5% का योगदान
उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या में अपनी हिस्सेदारी रखती है। अब बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की। अभी तक हमने राज्य देखे थे सर्वाधिक जनसंख्या के, अब हम देखेंगे जिले। तो उत्तर प्रदेश का सबसे जनसंख्या वाला जिला आपका प्रयागराज हो जाएगा, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जानते थे। दूसरे नंबर पर आप मुरादाबाद देखेंगे, जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तीसरे नंबर पर गाजियाबाद, नंबर 4 पर आजमगढ़ और नंबर 5 पर आपका लखनऊ हो जाएगा। तो ये वो राज्य हैं और ये वो जिले हैं जिनकी जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, जब आपसे प्रश्न बने कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो प्रयागराज हो जाएगा, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद, आजमगढ़ और फिर आपका लखनऊ हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की, तो सबसे कम जो जनसंख्या है आपकी किसमें, तो आप देखेंगे दोस्तों सबसे कम जनसंख्या आपकी महोबा में पाई गई है। वहीं दूसरे नंबर पर आपकी जनसंख्या चित्रकूट में, नंबर 3 पर हमीरपुर और नंबर 4 पर श्रावस्ती में पाई गई। तो ये सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे कम अगर जनसंख्या है किसी राज्य जिले में, तो वो आपका महोबा, यहाँ पर सबसे कम लोग निवास करते हैं, और सर्वाधिक इलाहाबाद में निवास करते हैं। अब ये तो हमने जनसंख्या के आधार पर देखा। अब ये जो 3 पॉइंट है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाहे पुरुष जनसंख्या हो चाहे महिला जनसंख्या हो, सर्वाधिक निवास आपकी इलाहाबाद में ही करती है। अब दशकीय वृद्धि की बात की जाएगी, तो दशकीय वृद्धि उत्तर प्रदेश की कितनी रही, तो 20.22% आपकी दशकीय वृद्धि उत्तर प्रदेश की दर्ज की गई है। इसी में आप 10 का भाग लगाकर वार्षिक वृद्धि दर निकाल सकते हैं। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि बात की जाए तो सर्वाधिक वृद्धि दोस्तों आपकी गौतम बुद्ध नगर में दर्ज की गई थी। यानी सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले की बड़ी थी उत्तर प्रदेश में, तो गौतम बुद्ध नगर की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। वहीं अगर न्यूनतम वृद्धि दर्ज की बात की जाएगी तो दोस्तों कानपुर नगर में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई थी 2011 की जनगणना में। अब हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हमने उठाया है यहाँ पर जनघनत्व को लेकर। तो जनघनत्व मैं बता चुका हूँ, 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उसको हम जनघनत्व कहते हैं। हमारे देश में उस एरिया में निवास करते हैं 382 व्यक्ति। तो ये हमारे देश का जनघनत्व है। अब आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है, तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व हम देखेंगे 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब जनघनत्व के आधार पर सबसे बड़े जिलों की बात की जाएगी या सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों की बात की जाएगी, तो नंबर 1 पर आपका आता है गाजियाबाद, जिसका जनघनत्व सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर वाराणसी, जिसका जनघनत्व सबसे ज्यादा है। तीसरे नंबर पर लखनऊ और नंबर 4 पर भदोही आता है। तो ये वो जिले हैं जिनका जनघनत्व सबसे ज्यादा है। अब वहीं बात करेंगे न्यूनतम जनघनत्व की, तो सबसे कम जनघनत्व आपका ललितपुर का है, नंबर 2 पर आपका देखिए सोनभद्र का है और नंबर 3 पर आपका हमीरपुर का है। तो ये सबसे कम जनघनत्व वाले जिले हुए, और वो आपके ऊपर आपके गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले हुए। आगे बढ़ेंगे तो साक्षरता की बात करेंगे। साक्षरता के बारे में बता चुका हूँ, 7 वर्ष से अधिक उम्र हो, लिखना पढ़ना जानता हो, तो वो व्यक्ति साक्षर कहा जाएगा। अब देखिए राज्य की साक्षरता की दर की बात की जाएगी, तो हम यहाँ देखेंगे राज्य में साक्षरता दर कितनी है, तो 67.7% यानी 67.7% राज्य में साक्षरता दर है। वही देश की साक्षरता दर की बात की जाएगी तो देश की साक्षरता दर आपकी 73% होती है। तो दोनों ही साक्षरता दर को आप कंपैरिजन करेंगे कि कंट्री की हमारी कितनी है, तो 73% और हमारे स्टेट की कितनी है, तो 67.7%। अब यही 67.7% में पुरुष साक्षरता दर की बात की जाएगी तो 77.3% है, और वही महिला साक्षरता दर की बात की जाएगी 57.2% है। तो ये दोनों ही साक्षरता दर आपको याद रखनी है, कुल साक्षरता दर कितनी और महिला पुरुष की भी कितनी। अब बात करें यहाँ पर सर्वाधिक साक्षर जिलों की, जहाँ के व्यक्ति सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर आपके गौतम बुद्ध नगर की है। यहाँ के 80.12% लोग कैसे हैं, साक्षर पाए गए हैं। दूसरे नंबर पर आपका कानपुर आता है, नंबर 3 पर औरैया और नंबर 4 पर आपका इटावा आता है। तो ये वो 4 जिले हैं जहाँ पर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सर्वाधिक साक्षर लोग माने गए हैं उत्तर प्रदेश में इन 4 जिलों के। वहीं अगर बात करें न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों की, तो न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों में नंबर 1 पर आपका देखेंगे तो यहाँ पर आता है श्रावस्ती। ठीक है, कौन सा आता है, श्रावस्ती, और जिसकी साक्षरता दर आप देखेंगे तो साक्षरता दर उसकी दी गई है श्रावस्ती की 46.74% साक्षरता दर। दूसरे नंबर पर बहराइच, नंबर 3 पर बलरामपुर और नंबर 4 पर आपका बदायूं। तो ये वो आपके जिले हैं जिनकी जनसंख्या में जो साक्षरता दर है वो सबसे कम पाई गई है। आगे थोड़ी बात करेंगे तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर को लेकर प्रश्न एक बार पूछा गया है, याद रखेंगे सर्वाधिक महिला साक्षरता दर आपकी कानपुर नगर की पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। अब हम बात करेंगे लिंगानुपात को लेकर, तो लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या।
तो राज्य का लिंगानुपात हमारा कितना है 912 व्यक्ति, और देश का लिंगानुपात कितना है 943 महिलाओं की जनसंख्या 1000 पुरुषों पर। तो राज्य की स्थिति थोड़ी खराब है लिंगानुपात को लेकर, 912 ही केवल महिलाएं बची हुई 1000 पुरुषों पर। बात करेंगे शीर्ष लिंगानुपात वाले जिलों की, तो नंबर 1 पर जो सर्वाधिक लिंगानुपात के मामले में टॉप पर बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो है आपका जौनपुर। नंबर 2 पर आपका आजमगढ़, नंबर 3 पर देवरिया और नंबर 4 पर प्रतापगढ़। इनकी जनसंख्या भी देख सकते हैं, यहाँ पर 1024 महिलाएं हैं, यहाँ पर 1019 महिलाएं, यहाँ 1017 महिलाएं। तो इन 3 जिलों में अगर आप जाते हैं तो पुरुष कम देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको महिलाएं ज्यादा देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों की। तो सबसे कम लिंगानुपात आपका गौतम बुद्ध नगर का है, जहां पर 851 महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी 1000 पुरुषों पर। बागपत की बात की जाए तो यहाँ पर 861 और हमीरपुर, ये दोनों ही बराबर टक्कर दे रहे हैं, ठीक है, किसमें लिंगानुपात में, तो आप याद रखेंगे। आगे बात करेंगे कानपुर में, और बांदा और मथुरा, इनका लिंगानुपात भी लगभग बराबर ही है, तो 863 यहाँ का लिंगानुपात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान रखता है, तो याद रखेंगे देश में दूसरा स्थान रखता है। पहले स्थान पर कौन सा है, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र है। किस प्रकार से, नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से, यानी सर्वाधिक मात्रा में नगरीय लोग कौन से राज्य में रहते हैं, तो वो आपका महाराष्ट्र, और उत्तर प्रदेश हमारा इस मामले में दूसरे स्थान पर आता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ और प्रश्न है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है, तो याद रखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या आपकी गाजियाबाद में पाई जाती है। वहीं अगर बात करें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की, तो ये दोस्तों आपकी प्रयागराज में पाई जाती है। ये दोनों ही पॉइंट आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे एससी जनगणना 2011 के आंकड़े। अभी हमने देखी थी ऊपर एससी जनगणना, वो आपके भारत के आंकड़े थे, और ये आपके उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितना परसेंट योगदान देता है एससी कैंडिडेट, तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में, ठीक है, प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.7% अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, यानी 21% व्यक्ति आपको अनुसूचित जाति के देखने को मिलेंगे। अगर आप कहीं 100 व्यक्तियों को खड़ा पाओगे तो वहां पर 21 व्यक्ति आपको शेड्यूल कास्ट के देखने को मिलेंगे। अगर वही बात करें देश की जनसंख्या में कितना परसेंट योगदान है एससी का, तो आप याद रखेंगे 16.6% एससी कैंडिडेट आपको देश में देखने को मिलेंगे, और राज्य में इनका योगदान काफी ज्यादा है, 20.7% है। सर्वाधिक एससी कैंडिडेट की बात की जाएगी तो ये आपके सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, और परसेंट के आधार पर मैंने आपको ऊपर भी बताया था पंजाब में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर एससी कैंडिडेट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में निवास करता है। तो उसी क्रम में नंबर 1 पर आपका सीतापुर है, जहां पर सबसे ज्यादा एससी कैंडिडेट हैं। दूसरे स्थान पर आपका इलाहाबाद है, तीसरे स्थान पर आपका हरदोई है, और नंबर 4 पर आपका आजमगढ़ है। तो इस प्रकार ये 4 वो जिले हुए जहां पर सर्वाधिक मात्रा में अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। वहीं अगर हम बात करें परसेंट के आधार पर, देखिए यहाँ पर दिया गया है परसेंट के आधार पर कौशाम्बी न्यूनतम जो वाला है, न्यूनतम सबसे कम परसेंट के आधार पर कहां पर निवास करते हैं, तो कौशाम्बी में, और न्यूनतम कहां करते हैं, तो आप देखेंगे बागपत और श्रावस्ती में। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे एसटी कैंडिडेट 2011 की बात करेंगे, शेड्यूल टाइप्स की, जिनको हम अनुसूचित जनजाति लोग कहते हैं, जिन्हें हम जनजाति लोग, आदिवासी लोग कहते हैं, जो जंगलों में निवास करते हैं। हालांकि आजकल इनमें भी विकास हो चुका है और ये भी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अब हम बात करेंगे राज्य की कुल जनसंख्या में इनका कितना योगदान है, तो इनका योगदान 0.6% है, 0.6% राज्य की जनसंख्या में इनका योगदान है। अगर देश की जनसंख्या में बात की जाए अनुसूचित जनजाति लोगों की, तो इनका योगदान 8.6% हो जाता है। तो जहां राज्य में बहुत कम है, ना के बराबर है, 8% कम हो जाता है, 0.6 बचता है किसमें, उत्तर प्रदेश में। अब बात करेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लोगों की कौन से जिलों में निवास करते हैं, तो सबसे ज्यादा सोनभद्र में, दूसरे नंबर पर बलिया, तीसरे नंबर पर देवरिया, और नंबर 4 पर कुशीनगर आता है। तो ये वो राज्य जिले हैं जहां पर सर्वाधिक मात्रा में अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो आप याद रखेंगे बागपत और कन्नौज। साक्षरता दर की बात की जाएगी तो साक्षरता दर को हम 7 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो, उसे हम साक्षर घोषित कर देते हैं। संसार के 2 सबसे बड़े धर्म कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़ा धर्म आपका ईसाई धर्म, और नंबर 2 पे आपका इस्लाम धर्म हो जाएगा, ठीक है। हिंदू हमारा इस मामले में बहुत पीछे है। आगे बात करेंगे प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दोस्तों आपका यूपी पीसीएस, जिन लोगों ने इस बार यूपी पीसीएस 2023 दिया होगा, ठीक है,
2023 दिया होगा उन्हें पता होगा कि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया, तो माल्थस नाम के व्यक्ति ने दिया था। अब यहाँ पर एक प्रश्न और है कि सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात, याद रखेंगे सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात किसका है, तो ये दोस्तों आपके नागालैंड का है। आगे बात करेंगे देश की जनगणना का जो दायित्व है वो किसको है, तो ये दोस्तों आर्टिकल 246 के आधार पर केंद्र सरकार को सौंपा गया है कि केंद्र सरकार देश में जनगणना कराएगी। तो ये तो थी दोस्तों आपकी भारत की, किसकी, भारत की। इसी में साथ ही हमने जोड़ दी उत्तर प्रदेश की। इन दोनों की मिलाकर हमने जनगणना से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो आपके आरओ या यूपीपी से 2024 में प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सभी हमने इस वीडियो में कवर कर दिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार की वीडियो आपको दोस्तों आगे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, जहां पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा अच्छा लगा वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। वीडियो पूरा देखा उन सभी लोगों के लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।